गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कोर्स का इंट्रोडक्शन दे दिया था। मैंने आपको यह भी बता दिया था कि इस कोर्स में हमारा मेन एम तो है जेन एआई प्रोग्रामिंग करना, बट बिफोर दैट हमें एक लैंग्वेज की जरूरत है। एंड एज वी डिस्कस, हमारी लैंग्वेज ऑफ चॉइस होने वाली है पाइथन। तो आज हमारा पाइथन का फर्स्ट लेक्चर है, ऑल्दो कोर्स का सेकेंड लेक्चर है, बट पाइथन हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं। सो लेट्स किक ऑफ बाय डिस्कसिंग द एजेंडा फॉर टुडे। द फर्स्ट थिंग जो आज हम पढ़ेंगे दैट इज प्री रिक्विजिट्स ऑफ लर्निंग पाइथन। हालांकि मैं प्री रिक्विजिट आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं, बट आज एक बार और हम प्री रिक्विजिट्स की बात करेंगे। नंबर टू, हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग की क्या जरूरत है, क्योंकि मैंने कहा हम इसको बिल्कुल बिगनर लेवल से लेकर चल रहे हैं कोर्स को। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपने प्रोग्रामिंग में बहुत कुछ नहीं करा है। तो विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग, देन विल डिस्कस पाइथन क्या है, पाइथन क्यों बनी, किसने बनाई, पाइथन कहां यूज होती है, और क्यों आपके लिए, अगर एआई का पाथ आप चूज कर रहे हैं, तो पाइथन लर्न करना 2025 में वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस माना जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर कोर्स यानी पाइथन पढ़ने के लिए या पाइथन विद जेएनएआई पढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए। तो आपको जानकर अच्छा लगेगा, इस कोर्स का कोई प्री रिक्विजिट नहीं है। जेन एआई का प्री रिक्विजिट होता है कि आपको पाइथन आनी चाहिए, बट पाइथन का कोई प्री रिक्विजिट नहीं है। आप जानते होंगे पाइथन एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी लैंग्वेज है। तो इससे पहले आपको कोई लैंग्वेज अगर आती है तो वो एक एडेड एडवांटेज है, नहीं आती है तो वो कोई ड्रॉबैक नहीं है। हाँ, थोड़े बहुत कंपैरिजंस के लिए मैं सीसी प्लस प्लस के बेसिक्स यूज करूंगा। तो अगर आप उसमें कंफर्टेबल हो, गुड, वेल एंड गुड, नहीं हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि कुछ बातें पाइथन में ऐसी होंगी जिन्हें हम कंपेयर करेंगे तो हम ज्यादा बेटर समझेंगे। बस इसलिए मैं थोड़े बहुत पॉइंट सीसी प्लस प्लस के यूज करूंगा। बाकी प्राइमरीली ये हमारी एक बिगनर लेवल की लैंग्वेज होगी, जिसको हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, राइट फ्रॉम द बेसिक्स, और लेकर जाएंगे अप टू द लास्ट लेवल, ताकि आपको जेएनएआई प्रोग्रामिंग में पाइथन यूज करने में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम ना जाए। सिलेबस आपसे मैंने लास्ट लेक्चर में शेयर कर दिया था, आपको लिंक मिल गया होगा, आप उसे अच्छे से देखिएगा। कंप्लीट कंटेंट जो पाइथन का जो सिलेबस में मेंशन है वो हम सब कवर अप करने वाले हैं। अब हम शुरुआत करते हैं कि हमें प्रोग्रामिंग की जरूरत क्या है। तो आई थिंक आप सब जानते होंगे, कंप्यूटर या कोई भी डिजिटल मशीन, उसको एक ही भाषा समझ में आती है, विच इज द लैंग्वेज ऑफ जीरोस एंड वंस। और हम इंसानों के लिए बहुत मुश्किल होगा कि हम कंप्यूटर से जीरो वन में बात करें। कंप्यूटर के लिए उससे ज्यादा मुश्किल होगा कि वो हमसे हमारी लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश में बात करे। तो मेरी कही गई बात को किसी डिजिटल मशीन तक बाइनरी में लेकर जाना और उसके रिस्पॉन्स को मेरे हिसाब से कन्वर्ट करना, दैट इज द बेसिक जॉब ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी अगर मैं एक सिंगल वर्ड में बोलूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर नथिंग बट ट्रांसलेटर। आप एग्री करते हैं मेरे स्टेटमेंट पे? दे आर नथिंग बट ट्रांसलेटर। आप जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं ये उन्हें ट्रांसलेट करती है कंप्यूटर के स्टाइल में। कंप्यूटर मतलब आपका सीपीयू, और सीपीयू से जो जवाब आता है ये उसे ट्रांसलेट करती है आपके हिसाब से। तो एक डिवाइस और एक इंसान आपस में बात कैसे करेंगे, तो वो बातचीत संभव करवाती हैं दुनिया की कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। राइट, अब आप गिनने बैठेंगे तो आप देखेंगे दुनिया में आज 1000 से ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और ये 1000 का आंकड़ा भी, इसकी स्टैटिस्टिक्स भी अब तो बहुत बढ़ गई होगी। ये मैं आपसे 2-3 साल पुरानी नंबरिंग बता रहा हूं, आज तो 5-6 हजार लैंग्वेज भी हो गई हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब सवाल आता है, जब दुनिया में इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं तो हर लैंग्वेज को बनाया क्यों जाता है? आई मीन इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने की क्या जरूरत थी? क्या एक पर्टिकुलर लैंग्वेज से काम नहीं चलता? तो जवाब है नहीं चलता, क्योंकि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी एक पर्टिकुलर एम के साथ बनाई जाती है, और वो उसी तरह के एप्स, उसी तरह की एप्लीकेशंस को बनाने के काम में आती है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं सी लैंग्वेज की बात करूं, तो क्या सी लैंग्वेज दुनिया की फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर आप जानते हो तो दुनिया की फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन थी? दुनिया की फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फोरट्रैन थी। कब बनी थी? 1957 में बनी थी। सी तो 1957 में नहीं बनी थी, सी तो बनी थी 1972 में। तो जब सी से पहले ऑलरेडी प्रोग्रामिंग थी तो सी को क्यों बनाया गया? तो शायद आप जानते होंगे, सी लैंग्वेज का जो आज प्राइमरी यूज मार्केट में होता है वो होता है सिस्टम लेवल सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना। यानी आज भी दुनिया में अगर कोई ओएस बनता है, कोई डिवाइस ड्राइवर्स बनते हैं, तो वो बनते हैं यूजिंग सी एंड सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पूरा पूरा कोडेड है ऑन सी प्लस प्लस लैंग्वेज। यूनिक्स और लिनक्स जो इतने पॉपुलर और दुनिया के काफी सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम माने गए हैं, ये भी कोड करे गए हैं यूजिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम यह है कि जब आपके कोड की साइज बढ़ जाती है, जब आपका कोड हजारों लाखों लाइनों तक पहुंच जाता है, तो प्रोग्रामर के लिए उस प्रोग्राम को समझ पाना,
उस प्रोग्राम को मेंटेन कर पाना मुश्किल होता है, क्योंकि शायद आप जानते होंगे सी प्रोग्रामिंग के जिस मॉडल को फॉलो करती है उसको हम लोग बोलते हैं पीओपी, वेयर पीओपी स्टैंड्स फॉर प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये आपने वर्ड शायद सुना होगा, अगर आप बिगनर हैं शायद तो भी। प्रोसीजर का मतलब होता है हम अपने प्रोग्राम को अलग अलग फंक्शंस में ब्रेक डाउन कर देते हैं। जब भी हम सी में कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसे अलग अलग फंक्शंस में तोड़ देते हैं, हर फंक्शन को एक यूनिक एम के साथ हम बनाते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यानी अगर सी लैंग्वेज में मैं कैलकुलेटर बनाऊंगा तो मैं एक ब्लॉक बनाऊंगा ऐड के लिए, एक ब्लॉक बनाऊंगा सब्ट्रैक्ट के लिए, एक ब्लॉक बनाऊंगा डिवाइड के लिए। अगर मैं ब्लॉक्स में अपने प्रोग्राम को तोड़ दूं, इन ब्लॉक्स को हम लोग बोलते हैं प्रोसीजर्स या फंक्शन, तो हम बोलते हैं दिस इज प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। लेकिन जैसा मैंने कहा, जब सी में प्रोग्राम की साइज बहुत बड़ी हो जाती है तो प्रोग्रामर के लिए उसको समझ पाना, मेंटेन कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक और प्रोग्रामिंग अप्रोच आई, शायद आपने सुना होगा। इस प्रोग्रामिंग अप्रोच को कहा गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, बिल्कुल ठीक, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एंड बाय द वे व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? बाय द वे व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? तो किसी भी ऐसी चीज को जिसको आप छू सकते हैं, जिसको आप महसूस कर सकते हैं। अरे नमन, ये तो बहुत टेक्निकल डेफिनेशन हो गई। यस नवीन, ये बिल्कुल सिंपल है। कोई भी रियल लाइफ एंटिटी अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। तो कार ऑब्जेक्ट है, बुक ऑब्जेक्ट है, ये डिवाइस ऑब्जेक्ट है जिसमें बैठकर आप ये लेक्चर सुन रहे हैं। इवन मैं और आप एज अ ह्यूमन, हम भी अपने आप में ऑब्जेक्ट हैं। तो क्या इस दुनिया में ऑब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट हैं? यस, इस दुनिया में ऑब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट हैं। तो जब दुनिया में ऑब्जेक्ट हैं, अगर वही ऑब्जेक्ट मुझे मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर दिखने लगे, जैसे मुझे रियल वर्ल्ड में कार दिखती है, अगर वैसे ही मेरे को कार अपने प्रोग्राम में नजर आने लगे, तो मेरे लिए प्रोग्राम को समझना, प्रोग्राम को बनाना आसान हो जाएगा। और इसलिए दुनिया में काफी पॉपुलर हुआ ये स्टाइल। आप दुनिया में जितनी भी लैंग्वेजेस देखेंगे, मैक्सिमम देखिएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को करती है फॉलो। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं थी वो भी बाद में बन गई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जैसे पीएचपी का नाम सुना है आपने? पीएचपी वो लैंग्वेज थी जिसमें सबसे पहली बार फेसबुक बनाई गई थी। और पीएचपी 90s के एरा में बहुत पॉपुलर लैंग्वेज थी वेबसाइट्स बनाने के लिए। जितना पॉपुलर आज जावास्क्रिप्ट को माना जाता है, उतना ही पॉपुलर उस जमाने में पीएचपी को माना जाता था। बहुत पॉपुलर लैंग्वेज थी। इनफैक्ट फेसबुक का जो पहला वर्जन था वो इसी लैंग्वेज में बना था। ये लैंग्वेज बनी थी 1997 में, है ना? और तब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं थी। लेकिन बाद में इस लैंग्वेज ने अपने आप को रीलॉन्च करा और दोबारा बनी, और फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स को सपोर्ट करा। ऐसे ही जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है, आप जानते होंगे। जावास्क्रिप्ट भी काफी टाइम तक क्लास, ऑब्जेक्ट, इनको सपोर्ट नहीं करा करती थी। ऑब्जेक्ट्स करती थी लेकिन ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स को नहीं करती थी। बाद में वो इन कॉन्सेप्ट्स को सपोर्ट करने लगी। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक बहुत ही पॉपुलर स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग है, जिसमें हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स को बहुत इजी वे में कर पाते हैं मैनेज। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करते हुए एक लैंग्वेज बनाई गई जो सी का एक्सटेंशन आप मान सकते हैं, जिसका नाम रखा गया सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज में लोगों ने क्या बनाया? सी लैंग्वेज में लोगों ने बनाए सिस्टम सॉफ्टवेयर। लेकिन सी लैंग्वेज में कोड को मेंटेन करना मुश्किल हुआ, तो सी प्लस प्लस बनाई गई जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को फॉलो करती है। और आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि बहुत सारे डे टू डे सॉफ्टवेयर जो आप यूज करते हैं वो सी प्लस प्लस लैंग्वेज में बने हैं। अगर आपको लग रहा है सर, फॉर एग्जाम्पल फायरफॉक्स ब्राउजर नाम जानते हैं, यूज करते होंगे आप, वो सी डबल प्लस में कोड करा गया है। इवन क्रोम को भी सी डबल प्लस में कोड करा गया है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अगर आप यूज करते हैं वो भी सी डबल प्लस में कोड करा गया है। अगर आप माई एसक्यूएल का नाम जानते हो सॉरी, जो एक बहुत ही पॉपुलर आरडीबीएमएस है, वो भी कोड करा गया है इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज। और ये क्लेम्स मेरे नहीं है, ये सारे क्लेम उस इंसान के हैं जिन्होंने सी प्लस प्लस बनाई है। आप उनकी वेबसाइट पे जाकर इसको चेक कर सकते हैं। आपने अगर सी प्लस प्लस पढ़ी होगी तो आप जानते होंगे सी प्लस प्लस के जो डेवलपर हैं उनका नाम है मिस्टर स्ट्रोस्ट्रप। इनकी ये वेबसाइट है, इस पे जाकर देखिए, एक लिस्ट मिलेगी आपको सारे सॉफ्टवेयर्स की जो सी डबल प्लस में करे गए हैं डेवलप, है ना? तो ये मैं आपको बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हर लैंग्वेज एक एम लेकर मार्केट में आती है और उस तरीके के सॉफ्टवेयर लोग उस लैंग्वेज के अंदर डेवलप करते हैं। ठीक है, अब आती है, एंट्री होती है हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो अगर आपसे किसी ने पूछा व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज इज पाइथन और व्हाट इज पाइथन, तो आपका एक सेंटेंस जो पाइथन की पूरी पावर बता देगा होना चाहिए, पाइथन इज अ जनरल पर्पस, गौर कीजिएगा, जनरल पर्पस बट वेरी इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आपको लगेगा सर वेरी इजी तो समझ में आ रहा है मुझे, वेरी इजी का मतलब हो गया बहुत आसान है।
वाकई में बहुत आसान है, बहुत ही आसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और मैं आपको इस बात का प्रूफ एक छोटे से फैक्ट से दूंगा। दुनिया के यंगेस्ट पाइथन प्रोग्रामर से आपको मिलवाता हूं, इन पर्सन नहीं, इन फोटो। आप देखिएगा, आपको क्या लगता है दुनिया का यंगेस्ट पाइथन प्रोग्रामर कितने साल का रहा होगा? दुनिया नहीं नमन, 6 साल का बंदा है वो। जस्ट 6 इयर्स नवीन, जस्ट 6 इयर्स। और अच्छी बात ये इंडियन है, क्लास 2 का बच्चा है, क्लास 6 इयर्स का बच्चा है, और माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेशन क्लियर करा है उसने। अभी मैं आपको दिखाता हूं उसकी क्लिपिंग। राइट, तो सोचिए एक 6 साल का बच्चा भी इस लैंग्वेज में सर्टिफिकेशन कर रहा है, और दुनिया के यंगेस्ट पाइथन प्रोग्रामर होने का क्रेडिट उसको मिल रहा है। इतनी इजी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, दूसरी बात, हमारे लिए इंपॉर्टेंट इजी के साथ साथ जनरल पर्पस होना है। अब अगर आपको लग रहा है माइक्रोसॉफ्ट को कैसे क्रैश करें, बिल्कुल बताता हूं। अभी अभी पाइथन तो पढ़ लें अपन। ठीक है, तो बात आती है पाइथन इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब जब मैं कह रहा हूं ना जनरल पर्पस, तो मेरा मतलब है पाइथन में आप ऑलमोस्ट हर तरीके का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, ऑलमोस्ट हर तरीके का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो अगर मैं ये बताने बैठूं ना आपको कि पाइथन में क्या क्या बनता है, तो लिस्ट बहुत बड़ी हो जाएगी। इसको सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं, तो गौर करिएगा, पाइथन एक वर्सेटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दुनिया में ढेरों तरह की एप्लीकेशंस हैं जो किस में डेवलप की जा सकती हैं, जो डेवलप की जा सकती हैं इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आपको लग रहा है सर कुछ के नाम, तो कुछ के नाम सुनिए। आप पाइथन में सबसे पहले तो वो एप्लीकेशंस बनाएंगे जो हमारे कोर्स में हमें बनानी है, जिस कारण से हम पाइथन पढ़ रहे हैं। हमें क्या बनाना है अपने कोर्स में? हमें जेन एआई एप्लीकेशंस बनानी है। राइट, तो आप पाइथन में जेन एआई एप्लीकेशंस बना सकते हैं। आप पाइथन के अंदर वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं। आप पाइथन के अंदर डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बना सकते हैं। आप पाइथन के अंदर डेटा साइंस एप्लीकेशंस बना सकते हैं। आप आईओटी एप्लीकेशंस बना सकते हैं। आपको जानकर सरप्राइज होगा, पाइथन में हैकिंग भी होती है। ये फैक्ट पता था आपको? पाइथन हैकर्स की भी फेवरेट लैंग्वेज है, फेवरेट लैंग्वेज है। पाइथन के अंदर लोग हैकिंग के कोड्स भी लिख सकते हैं। इतनी वैरायटी आपको इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मिलती है ना। और लैंग्वेज इनिशियल डेज में पॉपुलर नहीं हुई थी। पाइथन बनी थी 1991 में। 1991 से मान लीजिए 2012 तक लोगों ने पाइथन को कभी इतना ध्यान से देखा ही नहीं था, इतना पाइथन को कभी प्रमोट ही नहीं करा था। लेकिन जब से एआई और डेटा साइंस और एमएल का बूम आया, और 2025 तो वो एरा है जिसमें जबरदस्त तरीके से जेन एआई और एआई पॉपुलर हो रहा है। बिल्कुल जावा से पहले की लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये वो एरा है जहां एआई जेन एआई खूब पॉपुलर है, और ये रीजन बना पाइथन की पॉपुलैरिटी का। 2024 तक दुनिया की नंबर 1 लैंग्वेज कौन थी? 2024 तक दुनिया की नंबर 1 लैंग्वेज जावा नहीं थी, जावा स्क्रिप्ट, जावा नहीं थी, जावा नंबर 4 पे है। दुनिया की नंबर 1 लैंग्वेज जावा स्क्रिप्ट थी गिटहब के अनुसार। गिटहब तो जानते होंगे ना सब लोग। गिटहब हर साल रैंकिंग निकालता है अक्टूबर में। इस साल भी देखिएगा अक्टूबर में रैंकिंग आएगी। तो गिटहब का मानना था 2024 तक दुनिया की नंबर 1 लैंग्वेज जेएस थी। 2024 में जेएस को नंबर 1 पोजीशन से हटा दिया गया, और कौन आ गई नंबर 1 पे? जेएस की जगह नंबर 1 पे आ गई पाइथन। और कारण आप सबको पता होगा, दी ओनली रीजन पाइथन इज सो पॉपुलर इज बिकॉज ऑफ एआई, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, एमएल। ये सब अब बूम पे हैं, तो इनको सपोर्ट करने वाली लैंग्वेज भी बूम पे है। गॉट इट? तो पाइथन में आप ऑलमोस्ट हर तरह की एप्लीकेशन बना सकते हैं। अब ये भी सुन लीजिए कौन कौन सी एप्लीकेशन नहीं बनाते हैं पाइथन में। पाइथन में आप बस 2 तरह की एप्लीकेशंस नहीं बनाएंगे। नंबर 1, पाइथन के अंदर आप कभी भी सिस्टम लेवल एप्लीकेशंस नहीं बनाएंगे। आप कभी नहीं सुनेंगे कि कोई पाइथन में ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहा है। आप कभी नहीं सुनेंगे कोई पाइथन के अंदर ड्राइवर्स बना रहा है। ये पाइथन का काम नहीं है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम या ड्राइवर को किससे इंटरैक्ट करना पड़ता है? ऑपरेटिंग सिस्टम या ड्राइवर को हार्डवेयर से इंटरैक्ट करना पड़ता है। और हार्डवेयर इंटरैक्शन में आज भी नंबर 1 कौन है? हार्डवेयर इंटरैक्शन में आज भी नंबर 1 सी और C++ लैंग्वेजेस हैं। इसलिए पाइथन में कभी कोई ओएस नहीं बनता है, ना ही पाइथन में मोबाइल एप्स बनती हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, पाइथन ने मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए एक फ्रेमवर्क दिया है जिसका नाम है कीवी। क्या नाम सुना आपने? कीवी पाइथन का फ्रेमवर्क है जिसमें मोबाइल ऐप डेवलपमेंट होता है। बट आप जानते होंगे कीवी का नाम ना के बराबर पॉपुलर है। क्या कीवी से ज्यादा पॉपुलर एंड्रॉइड है? क्या कीवी से ज्यादा पॉपुलर रिएक्ट नेटिव, कॉटलिन, जावा ये सब है? तो ये मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की टॉप लैंग्वेजेस हैं। पाइथन मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में इतना पेनिट्रेट नहीं करती है, लेकिन इसके अलावा आप कुछ भी सोचिए, आप वहां पाइथन यूज कर सकते हैं। चाहे वो एआई बेस्ड एप्लीकेशन हो, एमएल बेस्ड एप्लीकेशन हो,
वेब एप्लीकेशन हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, यू थिंक ऑफ एन एप्लीकेशन, ऑटोमेशन एप्लीकेशन हो, आप सोचो और उसके लिए आपको पाइथन की तरफ से 100% बिल्ट इन सपोर्ट मिलेगा। गॉट इट? तो पाइथन इज वर्सेटाइल बट वेरी वेरी इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब अगला सवाल, पाइथन के डेवलपर कौन है, पाइथन किसने बनाई है? तो जिन्होंने पाइथन बनाई है उनका नाम है मिस्टर गीडो वैन रॉसम। ही इज नोन एज फादर और डेवलपर ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इन्होंने पाइथन जब बनाई थी तब ये मैथमेटिक नीदरलैंड्स में मैथमेटिक्स सेंटर में रिसर्च फेलो थे, और ये लोग C++ को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। मिस्टर गीडो वैन रॉसम को सी बिल्कुल पसंद नहीं थी, और उसका कारण भी सुन लीजिए क्या है। इनका यह मानना था कि सी लैंग्वेज में एक सेमी कोलन छूट जाए तो ढेर सारी एरर्स आती हैं। एक सेमी कोलन की गलती से पूरा प्रोग्राम खराब हो जाता है। दूसरी प्रॉब्लम, क्या C++ लैंग्वेज में ये ब्रेसेस का चक्कर होता है? ओपनिंग लगाओगे तो क्लोजिंग भी लगाना पड़ेगा, है ना। मिस्टर गीडो वैन रॉसम को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं थी। उनको लगता था सी जबरदस्ती लोगों की रैगिंग लेती है, जबरदस्ती लोगों को परेशान करती है। तो इनको ऐसा लगा एक ऐसी लैंग्वेज बनानी चाहिए जो सी जितनी पावरफुल हो, लेकिन सिंपल हो, लेकिन इजी हो। तो ये क्रिसमस की छुट्टियों में गए थे, छुट्टियों पे गए थे क्रिसमस की, वहां इन्होंने इस लैंग्वेज को करा था डेवलप। ठीक है, और आज की डेट में ये कहां पर है, एनीवन नोस? आज की डेट में ये माइक्रोसॉफ्ट में है, और सुनिएगा किस पोजीशन पे है। माइक्रोसॉफ्ट में तो है, माइक्रोसॉफ्ट में तो बहुत लोग हैं, है ना, आप भी बहुतों को जानते होंगे जो माइक्रोसॉफ्ट में जॉब कर रहे हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट में डीई हैं। डीई का मतलब होता है डिस्टिंग्विश्ड इंजीनियर, और माइक्रोसॉफ्ट ये पोस्ट सिर्फ उन लोगों को देता है जिन्होंने आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन कंप्यूटर साइंस में दिया है। और आपको विश्वास नहीं होगा, पूरे माइक्रोसॉफ्ट में सिर्फ 0.01% लोग डिस्टिंग्विश्ड इंजीनियर कहलाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के पास वर्कफोर्स तो बहुत बड़ी है, लेकिन सिर्फ 0.01% लोग डिस्टिंग्विश्ड इंजीनियर की पोस्ट पे आते हैं। ये उनमें से एक हैं। इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को ज्वाइन करा था 2020 में, और आप नोटिस करो 2020 के बाद से माइक्रोसॉफ्ट का पेनिट्रेशन एआई में बढ़ा। याद करिए, ओपन एआई माइक्रोसॉफ्ट से ही बैक्ड है ना, गिटअप को पायलट माइक्रोसॉफ्ट की बैकिंग पे चल रहा है ना। दैट इज द रीजन कि माइक्रोसॉफ्ट ने इनको रिक्रूट करा था, क्योंकि 2020 में माइक्रोसॉफ्ट की टीम ने डिसाइड कर लिया था कि आने वाले टाइम पे एआई बहुत बूम पे आएगा। तो उन्होंने मिस्टर रॉसम को पिक करा, क्योंकि उसकी प्रिफर्ड लैंग्वेज जो एआई डोमेन की थी दैट वाज पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बिफोर माइक्रोसॉफ्ट ही वाज वर्किंग विद गूगल, ड्रॉपबॉक्स, बहुत सारी कंपनीज में काम करा है। तो बहुत विजनरी माना गया है इनको। दैट इज द रीजन कि इनको डीई, दैट इज डिस्टिंग्विश्ड इंजीनियर की पोस्ट पे रखा है माइक्रोसॉफ्ट में। ठीक है, तो इन्होंने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप करा था। जैसा मैंने कहा, जब डेवलप करा था तो ये नीदरलैंड्स के सेंटर फॉर मैथमेटिक्स एंड रिसर्च में थे। तो एक चीज में और आपके नोटिस में डालना चाहूंगा, याद रखिएगा, ये मैथमेटिक्स में पीएचडी है। क्या है ये मैथमेटिक्स में? ये मैथमेटिक्स में पीएचडी है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब हम पाइथन में कोड लिखना स्टार्ट करेंगे, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें आएंगी जो मैथ से इंस्पायर्ड होंगी। आप मेरे से पूछेंगे सर ऐसा क्यों है, और मैं आपको बताऊंगा ऐसा इसलिए है क्योंकि मैथ्स ऐसा कहती है। तो पाइथन में बहुत सारी चीजें इन्होंने मैथ से इंस्पायर होकर ली हैं। बहुत सारी बातें मैथ्स के थ्रू कनेक्टेड आपको मिलेंगी। डू रिमेंबर दिस पॉइंट। ठीक है, तो मिस्टर रॉसम ने इस लैंग्वेज को डेवलप करा, और जिस लैंग्वेज को पाइथन इनहेरिट करती है, बहुत सारे लोगों को लगता है पाइथन सी को इनहेरिट करती है। मैंने आपसे कहा था C++ मिस्टर रॉसम को पसंद ही नहीं थी, तो उन्होंने पाइथन को सी से नहीं बनाया, सी को इनहेरिट करके नहीं बनाया। उन्होंने पाइथन को बनाया एबीसी नाम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इनहेरिट करके। एबीसी नाम से ही आपको लग रहा होगा बहुत ही सिंपल लैंग्वेज होती होगी। यस, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। तो एबीसी लैंग्वेज के सिंटेक्सिस को यूज करा, सी की पावर को यूज करा, और इन दोनों को कंबाइन करके एक लैंग्वेज बना दी, दैट इज कॉल्ड एज पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। राइट, ये है वो इंसान जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था। पढ़िए क्या नाम है, अरहम ओम तलसानिया। ही इज द यंगेस्ट पाइथन डेवलपर ऑफ द वर्ल्ड, जिसने माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेशन क्रैक करा है एट जस्ट द एज ऑफ 6 years। इतनी इजी लैंग्वेज है पाइथन कि एक छोटा सा बच्चा भी एटलीस्ट पाइथन में सर्टिफिकेशन लेवल तक जा सकता है। हाँ नमन, यही सब कंपटीशन बढ़ा रहे हैं मार्केट में। ठीक है, चले आगे। क्लियर? पाइथन किसने बनाई, क्लियर हो गया है ना। अब पाइथन क्यों बनी मैं समझा ही चुका हूं। मिस्टर गीडो वैन रॉसम चाहते थे एक गैप फिल्टर लैंग्वेज बने, एक ऐसी लैंग्वेज बने जो सिंपल भी हो लेकिन पावरफुल भी हो। गैप किसका? सी और एबीसी लैंग्वेज का गैप। उनको लगता था एबीसी बहुत आसान है, सी बहुत पावरफुल है, लेकिन सी में बहुत सारी दिक्कतें हैं। गॉट इट?
इस गैप को फिल करने के लिए मिस्टर गीडो वैन रॉसम ने इस लैंग्वेज को डिजाइन करा। 89 में डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, 2 साल लगे लैंग्वेज को मार्केट में आने में। 1991 में पाइथन का मार्केट में लॉन्च हुआ था पहला वर्जन। सो व्हाट इज बर्थ ईयर ऑफ पाइथन? अगर हम लॉन्चिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें, इट्स 1991। और आज की डेट में पाइथन दुनिया की नंबर 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आप देख सकते हैं, ये मेरा क्लेम नहीं है, ये गिटहब का क्लेम है। नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, स्लाइड्स आपसे मैं शेयर करूंगा, इस लिंक पे विजिट करिएगा तो आपको रैंकिंग दिखेगी। तो आप देख पा रहे होंगे बहुत स्टेडी चल रही थी जावास्क्रिप्ट बहुत सारे सालों तक। 2024 वो साल था जब जावास्क्रिप्ट डाउन गई, पाइथन अप गई, और आज भी पाइथन गिटहब के अनुसार दुनिया की सबसे पॉपुलर या टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में गिनी जाती है। चले आगे, क्लियर? गुड। अब पाइथन का नाम पाइथन कैसे पड़ा? हर लैंग्वेज के नाम के पीछे कोई ना कोई मिस्ट्री होती है, कोई ना कोई रीजन होता है, कभी टेक्निकल कभी नॉन टेक्निकल। क्या लग रहा है, पाइथन का नाम टेक्निकल है नॉन टेक्निकल है? वेरी गुड नवीन, पाइथन का नाम नॉन टेक्निकल है। पाइथन का नाम पाइथन कैसे पड़ा? तो उसका जवाब यह है, मिस्टर गीडो वैन रॉसम को एक कॉमेडी सीरियल बहुत पसंद था। उस कॉमेडी सीरियल का नाम था मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। ये इनका फेवरेट कॉमेडी शो था टीवी पे। जैसे कपिल शर्मा का फेवरेट कॉमेडी शो बहुतों का फेवरेट है, बिल्कुल वैसे मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस ये इनका फेवरेट कॉमेडी शो था। और इस कॉमेडी शो के नाम पे इन्होंने अपनी लैंग्वेज का नाम रखा, क्योंकि ये चाहते थे कि लैंग्वेज का नाम छोटा हो, यूनिक हो और थोड़ा सा मिस्टीरियस हो। हालांकि अगर आप पाइथन का लोगो देखेंगे तो लोगो में 2 सांप आपको नजर आ रहे हैं। देखिए ध्यान से, पाइथन के लोगो में आपको 2 सांप देखने को मिल रहे हैं। ये लोगों को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, लेकिन एक्चुअल में पाइथन का नाम किसी भी स्नेक के नाम से इंस्पायर्ड नहीं है। वो एक सीरियल, एक कॉमेडी शो के नाम से इंस्पायर्ड है, जिसका नाम था मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। आज की डेट में पाइथन को कौन हैंडल करता है? बनाया तो मिस्टर गीडो वैन रॉसम ने, लेकिन आज मिस्टर गीडो वैन रॉसम इसको पूरा पूरा हैंडल नहीं करते हैं। 2025 में पाइथन को 2 कमिटीज हैंडल करती हैं। नहीं रुपेश, 2 कमिटीज करती हैं। पहले पीएसएफ अकेले हैंडल करती थी, अब कहानी बदल गई है। अब 2 कमिटीज पाइथन को मैनेज करती हैं। समझिएगा कौन क्या करता है। एक कमिटी है जिसका नाम है पाइथन स्टीयरिंग काउंसिल। ये 5 लोगों का ग्रुप है, सिर्फ 5 लोगों का ग्रुप है, जो ये डिसाइड करते हैं कौन सा नया फीचर आएगा और कौन सा पुराना फीचर हटेगा। यानी पाइथन में कुछ भी नया आएगा तो वो इन 5 लोगों के डिसीजन से आएगा। इसके अलावा जो पीएसएफ है उसका फुल फॉर्म है पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो पाइथन के लिए फंड्स अरेंज करती है, क्योंकि याद रखिएगा पाइथन ओपन सोर्स है और फ्री है। इसका मतलब पाइथन को यूज करने का कोई पैसा नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता। आप पाइथन को कमर्शियल भी यूज करेंगे तो आपको कोई पे करने की जरूरत किसी को नहीं है। तो फिर पीएसएफ पाइथन के लिए कुछ फंड्स अरेंज करती है, और साल भर में हर बार एक कॉन्फ्रेंस होती है, पीएसएफ उसको भी अरेंज करती है, जिसका नाम है पाइकॉन। पाइकॉन विच स्टैंड्स फॉर पाइथन कॉन्फ्रेंस, जिसमें पाइथन के सारे डेवलपर्स, रेनाउंड डेवलपर्स एक साथ आते हैं और बहुत सारे पॉइंट्स पे डिस्कशन होता है और नए फीचर्स फाइनलाइज होते हैं। तो आज की डेट में पाइथन के नए फीचर्स स्टीयरिंग काउंसिल हैंडल करती है, लेकिन जो पाइथन हम डाउनलोड करेंगे वो पीएसएफ की ही वेबसाइट से जाकर करेंगे। तो पाइथन कोई कमर्शियल लैंग्वेज नहीं है। पीएसएफ एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। नॉन प्रॉफिट समझते हैं? जैसे इंडिया में एनजीओ होता है, एनजीओ तो जानते होंगे ना, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे अमेरिका में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है पीएसएफ। इन लोगों का टैक्स वैक्स नहीं लगता है। तो क्योंकि इनका कोई टैक्स नहीं लगता है, इन्होंने पाइथन को फ्री करा हुआ है, और इन्हीं की वेबसाइट से हम पाइथन का नेक्स्ट वर्जन करते हैं डाउनलोड। लेकिन जो फीचर्स आते हैं वो पाइथन स्टीयरिंग काउंसिल की तरफ से आते हैं। ठीक है, अब एक नाम और याद रखिएगा, आने वाले दिनों में ये भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, और वो नाम है पेप। क्या लिखा मैंने, जरा चैट विंडो में टाइप करिए, पेप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पाइथन में। मैं आपसे शेयर करूंगा कि ये पेप कौन है और इसका हमारी प्रोग्रामिंग पे क्या असर पड़ता है। फुल फॉर्म आपको अभी सुना देता हूं। फुल फॉर्म होता है पाइथन एनहांसमेंट प्रपोजल। पेप स्टैंड्स फॉर पाइथन एनहांसमेंट प्रपोजल। ये नाम भी आप बहुत बार सुनेंगे, है ना। तो फिलहाल के लिए पाइथन कौन मैनेज कर रहा है? फिलहाल के लिए पाइथन, पाइथन स्टीयरिंग काउंसिल और पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन मैनेज कर रहे हैं। ठीक, अब सवाल आता है पाइथन कहां यूज होती है। तो मैं पहले ही बता चुका हूं, एक बार फिर आपको बताता हूं। पाइथन वेब में यूज होती है, पाइथन जेनेआई एप्लीकेशंस के लिए यूज होती है, डेटा साइंस एमएल की प्रेफर्ड लैंग्वेज है पाइथन, आईओटी में यूज होती है, हैकिंग में यूज होती है। यू नेम एप्लीकेशन एरिया और आपको वहां पाइथन मिल जाएगी। बस 2 जगह यूज नहीं होती है, बताइए कौन कौन। कहां कहां पाइथन यूज नहीं की जाती है?
यस, पाइथन में सिस्टम लेवल सॉफ्टवेयर नहीं बनते हैं, और परफेक्ट, पाइथन में आप मोबाइल एप्लीकेशंस नहीं बनाते हैं। बाकी हर जगह आपको पाइथन का पेनिट्रेशन मार्केट में देखने को मिलने वाला है। वेरी गुड, नेक्स्ट। अब अगर आपको लग रहा है सर पाइथन में कौन कौन सी फेमस वेबसाइट्स या वेब एप्लीकेशंस बनी हैं, तो आप बहुतों को तो जानते होंगे, बट ये नहीं जानते होंगे कि इनके बैकग्राउंड में पाइथन काम कर रही है। पाइथन में बनाई गई पहली पॉपुलर वेब एप्लीकेशन नासा, नासा जानते हैं ना, अमेरिकन स्पेस एजेंसी, उनकी जो वेबसाइट है, उनका जो बैकएंड है, वो डेवलप करा गया यूजिंग पाइथन। इंस्टाग्राम खूब यूज करते होंगे आप, इसका जो बैकएंड है दैट आल्सो इज डेवलप्ड यूजिंग पाइथन। देन यूडेमी, एक बहुत पॉपुलर वेबसाइट जिसपे आप लाइव कोर्सेज करते हैं, जिसपे आप रिकॉर्डेड कोर्सेज करते हैं, दैट इज आल्सो बैक्ड बाय पाइथन। स्पॉटिफाई पाइथन से बैक्ड है। मॉजिला की जो अपनी वेबसाइट है वो पाइथन है। और सबके पिताजी कौन, सबके पिताजी यूट्यूब, वो भी डेवलप करी गई है यूजिंग पाइथन। यानी जब गूगल ने यूट्यूब को टेक ओवर करा था, पूरा यूट्यूब का कोड पाइथन पे लिखा गया था। आज यूट्यूब में बहुत सारी मल्टीपल लैंग्वेजेस इंक्लूडेड हैं, बट स्टिल उसका काफी हिस्सा आज भी पाइथन पे लिखा गया है। जैसे कि रिकमेंडेशन इंजन, आप जब यूट्यूब पे जाते हैं, आप अगर कोई वीडियो देखते हैं तो साइड में रिकमेंडेशंस की लिस्ट आती है जो उस वीडियो से मैच कर रहे होते हैं। वो लिस्ट प्रोड्यूस करी जाती है यूजिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, और वो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स का जो कोड लिखा जाता है वो लिखा जाता है यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये पाइथन का पेनिट्रेशन है। तो आप नोटिस करिए कितनी वैरायटी ऑफ वेबसाइट्स या वेब एप्स पाइथन में बनी है। अब नासा आप चेक करिए, स्पेस से रिलेटेड वेबसाइट है। इंस्टाग्राम सोशल मीडिया वेबसाइट है जिसपे आप वीडियोस रील्स शेयर करते हैं। यूडेमी एजुकेशन से रिलेटेड वेबसाइट है। स्पॉटिफाई गानों से रिलेटेड वेबसाइट है। इतना वाइड वेराइटी ऑफ वेब एप्लीकेशंस लोग डेवलप करते हैं यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दिस प्रूव्स कि पाइथन एक वर्सेटाइल और बहुत ही जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसमें एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एप्लीकेशन नहीं बनती, वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस बनती हैं। गॉट द पॉइंट, बात समझ आई? वेरी गुड, चले आगे। चलिए अगला, अब पाइथन के अंदर इंस्टा स्पॉटिफाई मोबाइल एप्स टू, हाँ वो भी डिफरेंट है बिल्कुल। मोबाइल ऐप की कहानी अलग होती है। मोबाइल ऐप तो पाइथन में कभी बनेगी नहीं। उसका जो बैकएंड जो सर्वर का कोड है उसमें जरूर पाइथन यूज हो सकती है। कॉटेज जो मोबाइल ऐप का खुद का कोड है वो तो रिएक्ट नेटिव में होगा या कॉटलिन में होगा या किसी ऐसी लैंग्वेज में होगा जो मोबाइल प्लेटफॉर्म्स के लिए बनी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं पाइथन में और क्या एआई रिलेटेड रेवोल्यूशन आया है। तो शायद आप जानते ही होंगे चैट जीपीटी, जो दुनिया का सबसे पॉपुलर एआई चैटबॉट है, या यूं कह लीजिए एआई टूल है, वो डेवलप करा गया यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें आप कोड लिखवा लो, कंटेंट लिखवा लो, बुक की समरी निकलवा लो, व्हाट नॉट यू कैन डू विद चैट जीपीटी। और चैट जीपीटी का अपना कोड जो लिखा गया है एट द सर्वर एंड, दैट मेक्स यूज ऑफ पाइथन। ऐसे ही आपने को पायलट का नाम सुना होगा, सुना है? गिटहब को पायलट, राइट, एक ऐसा टूल जो आपका कोडिंग असिस्टेंट होता है। हर आईडी के अंदर आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप कोड लिखते जाते हैं और ये आपके लिखते लिखते आपको सजेशंस देता है, आपके कामों को कंप्लीट करता है। ये भी अपने आप में है एक आपके लिए कोडिंग पार्टनर, और जो डेवलप करा गया यूजिंग पाइथन लैंग्वेज। अब आप में से जिन लोगों ने सैटरडे का लेक्चर मिस ना करा हो, आप मुझे बताइए को पायलट क्या है? क्या को पायलट जेन एआई टूल है, या को पायलट एआई एजेंट है, या को पायलट एजेंटिक एआई है? क्या कहना है आपका? वेरी गुड, जेन एआई टूल है। क्यों ये एआई एजेंट क्यों नहीं है? ये एआई एजेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये अपने से कुछ नहीं करता है। आप कोड लिखते हैं तो आपको सजेशन देता है। क्या मैं सही कह रहा हूं? आप कोड लिखते हैं तो आपको सजेशन देगा, आप पूछेंगे तो आपको बग सॉल्व करके बता देगा। लेकिन ये अपनी तरफ से कोई प्लानिंग नहीं कर सकता, अपनी तरफ से कोई गोल अचीव नहीं कर सकता जब तक आप इसको सपोर्ट ना दें, है ना। और एजेंटिक एआई तो बिल्कुल नहीं है। एजेंटिक एआई में तो मल्टीपल एआई एजेंट्स होते हैं। क्लियर? सो टेक्निकली याद रखिएगा, को पायलट इज अ जेन एआई टूल, ऑल्दो उसके अंदर थोड़ा बहुत एआई एजेंट का फीचर है, बट अपने आप ऑटोनॉमस नहीं है। ये आप स्टार्ट करेंगे, आप एक्टिवेट करेंगे तो ये आपकी हेल्प करेगा, आप कोड लिखेंगे तो ये आपको सजेशंस देगा। क्लियर? बढ़ा जाए आगे। वेरी गुड। सो ये था पाइथन में बनाए गए वर्ल्ड क्लास सॉफ्टवेयर। अब आज की डेट में पाइथन कौन यूज करता है, कौन नहीं यूज करता है, आप बताइए। हर बड़ी कंपनी में जहां एआई यूज हो रहा है वहां पाइथन यूज हो रही है, और बहुत कम ऐसी कंपनी है ना जो एआई यूज नहीं कर रही है। शायद ही कोई कंपनी आज की दुनिया में होगी जो एआई यूज ना करे। तो हर कंपनी के हर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ पेनिट्रेशन आपको पाइथन का मिलेगा। नेटफ्लिक्स जो इतनी बड़ी सपोर्टर है जावा की,
जिसका बैकएंड का पूरा माइक्रो सर्विसेज जावा पे डिजाइंड है, वो भी अपना रिकमेंडेशन इंजन कोड करती है यूजिंग पाइथन, राइट। तो नेटफ्लिक्स हुआ, फेसबुक है, कहीं पे भी आप देख लीजिए, चाहे वो टॉप कंपनीज हो, फैंग मैंग कोई भी कंपनी हो, या वो बेसिक कंपनीज हो, स्टार्टअप्स हो, एवरी कंपनी इज इनटू पाइथन। चला जाए आगे, तो ये सारी बातें इस बात को क्लियर कर देंगी, व्हाई शुड यू लर्न पाइथन, आपको क्यों पाइथन पढ़नी चाहिए। पहला रीजन पाइथन पढ़ने का, इट इज नंबर 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, और आप एआई बूम से नहीं बच सकते, मतलब नहीं बच सकते। आपको अपने आप को एआई लिटरेट करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा। लैंग्वेज आप कोई भी चुन लें, लेकिन डी फैक्टो लैंग्वेज एआई के लिए पाइथन है। डी फैक्टो समझते हैं? डी फैक्टो मतलब कहा नहीं गया है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ऐसा है, राइट। वेरी गुड, इसको बोलते हैं डी फैक्टो। तो डी फैक्टो लैंग्वेज आपको मिलेगी पाइथन, राइट, एआई बूम के लिए। देन बिगनर फ्रेंडली है, मैंने प्रूफ कर ही दिया। इवन किड्स आर लर्निंग पाइथन, नॉट ओनली दे आर लर्निंग, दे आर गेटिंग सर्टिफाइड इन पाइथन आल्सो। देन फ्यूचर प्रूफ लैंग्वेज है, जैसा लोगों ने प्रेडिक्ट करा है, आने वाले टाइम पे हर काम, मैक्सिमम चीजें एआई एनेबल्ड हो जाएंगी, तो सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, उन कोड्स को लिखने की जरूरत पड़ेगी जो एआई एजेंट्स आपको बना कर दें, और उसके लिए बेस्ट लैंग्वेज है कि आप यूज करें पाइथन। जेन एआई, डेटा साइंस का बूम है पाइथन, इसका मतलब नंबर 1 चॉइस। अगर एआई के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हैं और आपको कुछ नहीं आता है, आप बिगनर हैं, यू कैन स्टार्ट विद पाइथन। क्लियर? इतने सारे रीजन बहुत है ना ये जानने के लिए कि पाइथन क्यों पढ़नी है आपको। वेरी गुड, अब शुरू करते हैं पाइथन का टेक्निकल पार्ट। अब अपन बात करेंगे आज के लेक्चर में पाइथन एज अ लैंग्वेज, इसके क्या खास फीचर्स हैं, ठीक है। थोड़ा सा कंपैरिजन हम दूसरी लैंग्वेजेस के साथ भी करेंगे, और फिर हम बात करेंगे पाइथन कैसे इंस्टॉल करनी है और पाइथन को कैसे यूज करना है। अगर मैं आपको पाइथन के मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स बताऊं, तो ये है पाइथन के मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स, है ना। अब मैं इन सब को थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूं, कुछ बातों में मैं सीसी प्लस प्लस से कंपेयर करूंगा। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, और इनमें से एक एक पॉइंट को अपन टच करते हैं ना, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, बट आपको ये पता चलेगा कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस पाइथन में क्या क्या स्पेशल बातें हैं। तो सबसे पहली बात है, कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस पाइथन दुनिया की बेहद बेहद सिंपल लैंग्वेज है। तो पाइथन एक बेहद सिंपल लैंग्वेज है ना। और कोई भी लैंग्वेज कितनी सिंपल है, ये जनरली इस बात से प्रूफ होता है कि सबसे पहला प्रोग्राम उस लैंग्वेज में हम कितने आसान तरीके से लिख सकते हैं। आई थिंक आप सब ये जानते होंगे, जनरली हम प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं तो हम हेलो वर्ल्ड से शुरू करते हैं, जनरली यही करते हैं ना। यही हमारा श्री गणेश होता है, यही हमारा बिस्मिल्लाह होता है प्रोग्रामिंग में। whenever we write our very first code we begin with hello user और hello world, इससे हम लोग शुरू करते हैं। आप बिल्कुल शगुन है, ये तो जरूरी है ना। आप देखिए पाइथन में कितने सिंपल तरीके से आप ये हेलो प्रिंट करने का कोड लिख सकते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं ये कोड सी या जावा में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, तो आप रियलाइज कर पाएंगे थर्ड वाली लाइन की वैलिडिटी, कि जो काम आप सी सी प्लस प्लस में 3 या 5 लाइनों में करते हैं, वो काम जावा में उससे कितना, सॉरी, वो काम पाइथन में कितना कम लाइनों में हो जाएगा। ये देखिए, ये सी का तरीका है हेलो भोपाल लिखने का। हाउ मेनी लाइंस? 5 लाइंस। ऑल आर कंपल्सरी? यस, ऑल आर कंपल्सरी, आप किसी को नहीं छोड़ सकते, सब कंपल्सरी है। ये जावा का तरीका है हेलो लिखने का। एक बिगनर तो बेहोश ही हो जाए इसको देखकर, इतना खतरनाक तरीका हेलो, है ना। और देखिए पाइथन कितना मजाक बनाती है इन लैंग्वेजेस का। ये पाइथन का तरीका है हेलो लिखने का। सो सिंपल, सो एलिगेंट, सो इजी। मतलब अगर मुझे इंग्लिश आती है तो मैं पाइथन सीख जाऊंगा। यस, अगर आपको इंग्लिश आती है आप बहुत अच्छे से पाइथन सीख जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम स्टेटमेंट्स इन पाइथन, मैक्सिमम कमांड्स इन पाइथन, दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू सी, सॉरी, इंग्लिश लैंग्वेज। सी से कुछ चीजें पाइथन ने ली हैं, बट आप देखेंगे मैक्सिमम जगहों पर पाइथन ने अपनी वोकैबुलरी को सिंपल रखा है और बहुत ही इजी तरीके से चीजों को करा है इंप्लीमेंट। ऐसे ही एक और बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम, 2 नंबर ऐड करने हैं। अगर आपको 2 नंबर ऐड करने और आप सी में प्रोग्राम बना रहे हैं, तो आपका कोड कुछ ऐसा होगा। अगर आप जावा में बना रहे हैं, अगेन कुछ लंबा चौड़ा कोड होगा। अगर आप पाइथन में बना रहे हैं, बहुत ही सिंपल कोड होगा। a, b = 10, 20। अब आप अगर प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हैं तो ये लाइन आपको बड़ा कंफ्यूज करेगी, है ना। आपको लगेगा अलग ही फ्रॉड चल रहा है, a, b = 10, 20 ये कैसे चल गया। बट आप आगे पढ़ेंगे पाइथन में इसके पीछे की कहानी क्या है, कैसे पाइथन एक ही स्टेटमेंट में मल्टीपल वेरिएबल्स को वैल्यू दे देती है, वो भी कॉमा लगाकर। दुनिया की 90% लैंग्वेजेस में ये एरर है।
यस, दुनिया की 90% लैंग्वेजेस में ये लाइन एरर है, बट पाइथन इज हैप्पी विद दिस। पाइथन को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाइथन ऑटोमेटिकली इसको हैंडल कर लेगी। a कॉमा बी इज इक्वल्स टू 10 कॉमा 20। नहीं शायद इसके पीछे एक्चुअल में टपल्स काम कर रहे हैं। हाँ, कुछ हद तक आप इसको बोल सकते हो जेएस की डीस्ट्रक्चरिंग है ये, बट एट द बैकग्राउंड अ टॉपिक ऑफ पाइथन इज वर्किंग हियर एंड दैट टॉपिक इज कॉल्ड एज टपल, जो हम आगे पढ़ेंगे कि बैकग्राउंड में पाइथन इसको कैसे करती है हैंडल। ठीक है, इसी तरह से दो वैल्यूज को स्वैप करना है। हर लैंग्वेज में दो वैल्यूज को स्वैप करना कम से कम 3 लाइन में आप लिखते हैं, एक तीसरा वेरिएबल लेते हैं फिर स्वैपिंग करते हैं, समथिंग लाइक दिस इन सी एंड जावा। कम टू पाइथन, एक लाइन में स्वैपिंग हो जाएगी, a कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए। सो सिंपल है ना। और मैं भी पढ़ा नहीं रहा हूं, डोंट वरी कि सर मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा ये लाइनें कैसे काम कर रही हैं, हम सब पढ़ेंगे। मैं सिर्फ आपको अभी ग्लिम्स दे रहा हूं कि पाइथन को क्यों सिंपल कहा जाता है। तो आप मुझे बताइए, जो बिल्कुल बिगनर्स हैं इस बैच में, आप जस्टिफाई कर पा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है व्हाई पाइथन इज कॉल्ड सिंपल कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस। बाकी जो लैंग्वेजेस हैं दे आर टेकिंग एटलीस्ट 4 to 5 लाइन्स टू परफॉर्म द सेम टास्क जो पाइथन कर देती है यूजिंग ओनली 1 or 2 लाइन। है ना, यही कारण है कि यूएस की मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में शुरुआत में वो लोग पढ़ाते थे C++, अब उन लोगों ने C++ की जगह ऑप्शन पाइथन का दे दिया है। तो वहां जो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में, दे स्टार्ट देयर कोडिंग जर्नी विद पाइथन। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पाइथन डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। नाउ व्हाट डज दिस मीन, ये समझने के लिए आप मुझे बताइए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं सी लैंग्वेज में कोड लिखता हूं तो क्या मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा int a इक्वल टू 10? व्हाट यू से, हाँ या ना? अगर मैं कोई वेरिएबल बनाता हूं तो मुझे उस वेरिएबल को बताना पड़ेगा ना कंपाइलर को कि उसकी डेटा टाइप क्या है ना। अगर आपको लग रहा हो सर मैंने तो नहीं पढ़ी ये लाइन, मैं समझाता हूं आपको ये लाइन क्या कह रही है। 10 तो समझ में आ रहा है ना सबको, व्हाट इज 10? 10 इज अ वैल्यू, आप वैल्यू दे रहे हैं। व्हाट इज ए? प्रोग्रामिंग में ए को अपन बोलेंगे वेरिएबल, एंड व्हाट इज इंट? प्रोग्रामिंग में इंट को आप बोलते हो डेटा टाइप। तो सी वो लैंग्वेज है जिसमें हमको बताना पड़ता है वेरिएबल की ये डेटा टाइप है और ये उसकी हम दे रहे हैं वैल्यू। आप बिना डेटा टाइप बताए सी में वेरिएबल नहीं बना सकते। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि सी लैंग्वेज में मैं ये इंट ना लिखूं तो चलेगा? तो जवाब है नहीं चलेगा, सी लैंग्वेज दे देगी एरर। पहली बात। दूसरी बात गौर कीजिएगा, अगर आपने सी लैंग्वेज में कह दिया है इंट ए, तो आप इसके अंदर 10 डालिए, सी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसके अंदर 100 डालिए, सी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप इसके अंदर अगर सचिन डालेंगे, डबल कोट्स में सचिन, तो सी को प्रॉब्लम है। अगर आपको लग रहा है क्यों सर, आप मुझे बताइए व्हाट आर 10 and 100? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। अगर मैं मैथ्स के वर्ड्स यूज करूं तो मैं बोलूंगा नंबर। अगर मैं प्रोग्रामिंग की अंग्रेजी बोलूं तो इनको हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स, राइट? अब आप मुझे बताइए, क्या आपने बोला है कि ए भी इंटीजर टाइप का वेरिएबल है? हाँ बोला है। आपने बोल दिया है सी को ए इंटीजर रखेगा। क्या सचिन इंटीजर है? नहीं, सचिन एक स्ट्रिंग है। हाउ कैन यू स्टोर अ स्ट्रिंग इनटू समथिंग व्हिच हैज बीन डिक्लेयर्ड एज एन इंटीजर? तो जब कोई लैंग्वेज ऐसी होती है ना, हम लोग बोलते हैं ये लैंग्वेज स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है? स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आपको डेटा टाइप बतानी पड़ेगी और जो बताया उस पर कायम रहना पड़ेगा, अपनी बात से आप चेंज नहीं हो सकते। पाइथन ऑन दी अदर हैंड बहुत ही स्मार्ट लैंग्वेज है। पाइथन कहती है मुझे तुमसे डेटा टाइप की जानने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं है कि डेटा टाइप तुम अपनी तरफ से क्या दे रहे हो, तुम्हें डेटा टाइप बतानी नहीं है। तुम जब मेरे यहां कोड लिखोगे, तुम सिंपली वेरिएबल डिक्लेयर करो और डायरेक्टली उसके अंदर असाइन कर दो वैल्यू। अब आप चेक करिए क्या पाइथन के अंदर कहीं डेटा टाइप का नाम दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। मैंने सिंपली कहा है ए इक्वल टू 10। और उससे बड़ी बात, एक बार 10 दे रहा हूं और अगली बार क्या दे रहा हूं? एक बार 10 दे रहा हूं और अगली बार मैं उसके अंदर भोपाल रख दे रहा हूं। तो क्या एक ही वेरिएबल अलग अलग मोमेंट ऑफ टाइम पे अलग अलग वैल्यू रख पा रहा है? यस, एक ही वेरिएबल अलग अलग मोमेंट ऑफ टाइम पे अलग अलग वैल्यू रख पा रहा है। दैट इज द बिहेवियर और नेचर ऑफ पाइथन। अब ये मत सोचिएगा कि क्या पाइथन में डेटा टाइप होती नहीं है। पाइथन में बिल्कुल डेटा टाइप होती है, पर हम नहीं बताते। लैंग्वेज खुद ही डिसाइड कर लेती है कि वैल्यू के अनुसार बैकग्राउंड में डेटा टाइप क्या होनी है। बिल्कुल वैसे जैसे अगर आपने पढ़ा हो तो ये सेम फीचर जेएस में भी है ना, और यही सेम फीचर आपको पाइथन में भी मिलेगा। है ना, अभी घबराइएगा मत अगर नहीं समझ में आ रहा है। हम प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ पाइथन के फीचर्स जस्ट टच कर रहे हैं।
मैं बताऊंगा आपको ये ए कौन है, ये 10 कौन है, डेटा टाइप का मतलब क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं। अभी आप सिर्फ देखो कि क्या मतलब होता है ये कहने का कि पाइथन एक डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। इसको अगर मैं एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से आपको समझाऊं तो पाइथन कहती है तुम मेरे यहां ऐसा कंटेनर बना सकते हो जिस कंटेनर में तुम कुछ भी रख सकते हो। लेकिन सीसी प्लस प्लस बोलती है मेरे यहां हर कंटेनर के ऊपर एक लेबल चिपका रहेगा, और जो लेबल चिपका रहेगा उसके अंदर वही कंटेंट तुम डाल पाओगे। अगर तुमने बोल दिया है कि तुम्हारा ये कंटेनर इंट रखता है तो तुम इसके अंदर इंट ही रख पाओगे। और पाइथन कहती है मुझे कोई लेबल नहीं चाहिए, तुम जो स्टोर करोगे मेरा कंटेनर वो स्टोर कर लेगा। अभी कुछ कुछ समझ आया बिगनर्स को? वेरी गुड, चलें आगे। तो ये है पाइथन का डायनेमिकली टाइप्ड होना। ठीक है, पाइथन का अगला पॉइंट मैं आपसे कह रहा था, सी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कौन सी अप्रोच फॉलो करती है? तो जवाब है जी, सी फॉलो करती है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आप ऐसे जितने जावा जानने वाले लोग हैं आपको पता है जावा फॉलो करती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, है ना? दोनों के अपने अपने प्लस पॉइंट हैं, बिल्कुल हैं। ये जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ये सिंपल मानी जाती है, लेकिन प्रोग्राम बड़ा होता है तो कोड लिखना मुश्किल हो जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लेंदी कोड्स को बहुत इजी वे में मैनेज कर लेती है, यानी ये ज्यादा रियलिस्टिक होती है। रियलिस्टिक समझ रहे हैं ना? जैसे असल जिंदगी में आपको चीजें दिखती हैं वैसे आपको चीजें दिखती हैं प्रोग्राम में अगर हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। पाइथन बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स है। आई रिपीट माय वर्ड्स, पाइथन बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स है। यानी अगर मैं पाइथन में कोड लिखता हूं, मैं चाहूं तो अपना कोड सी लैंग्वेज के स्टाइल में लिख लूं, मैं चाहूं तो अपना कोड जावा स्टाइल में लिख लूं, ये डिसीजन मेरा है। मैं चाहूंगा तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर सकता हूं पाइथन में, मैं चाहूंगा तो विदाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिंपल तरीके से कोड लिख सकता हूं। जैसे जरा 2 स्लाइड्स पीछे चलिए, अगर आपको थोड़ा भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का आइडिया है तो क्या ये कोड, ये जो कोड आपको दिख रहा है, ये जावा जैसी लैंग्वेज में चलेगा? नहीं चलेगा, मुझे इसके लिए क्लास बनानी पड़ेगी। बट आप नोटिस करिए आराम से मैं पाइथन के अंदर एक लाइन का प्रिंट लिखकर स्क्रीन पे हेलो डिस्प्ले करा पा रहा हूं। यस और नो करा पा रहा हूं। इसका मतलब पाइथन ने ये मेरे ऊपर छोड़ा है। एज अ डेवलपर मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे अपने कोड के अंदर क्या यूज करना है, वेदर आई वांट टू गो फॉर प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच और आई वांट टू गो फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, और हम दोनों पढ़ेंगे। सो डोंट वरी सर, मैंने तो नहीं पढ़ा प्रोसीजर ओरिएंटेड क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, मैं पढ़ाऊंगा आपको। अभी तो वैसे मैं आपको पावर्स दिखा रहा हूं कि पाइथन में ऐसा भी है ऐसा भी है। ये फीचर्स हैं जो पाइथन को एज ए लैंग्वेज इतना ज्यादा पॉपुलर बनाती हैं। क्लियर है? सो पाइथन दोनों पैराडाइम्स को सपोर्ट करती है, प्रोसीजर ओरिएंटेड भी और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी। चॉइस आपकी है, आपको जैसा सॉफ्टवेयर बनाना हो उसके हिसाब से आप अपना अप्रोच चूज कर सकते हैं। छोटा कोड लिख रहे हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड लिख दीजिए, लेंदी एप्लीकेशंस बना रहे हैं यू कैन गो फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कंपाइल्ड एज वेल एज इंटरप्रेटेड। अब इसके लिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल पे समझाता हूं, डिटेल समझाऊंगा एक लेक्चर के बाद। ये बताइए, कंप्यूटर को एक ही भाषा समझ में आती है विच इज 0 एंड 1। ये लाइन सबने सुनी है? सबने सुनी है, राइट? आप ये भी जानते होंगे कि एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर आप कभी बाइनरी में कोड नहीं लिखते। आप जब भी कोड लिखते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं, और जो कोड आप लिखते हैं आप जानते होंगे उसको प्रोग्रामिंग की दुनिया में हम लोग बोलते हैं सोर्स कोड। सो व्हाट डज अ डेवलपर राइट? अ डेवलपर राइट्स सोर्स कोड। और ये सोर्स कोड वो किस में लिखेगा? ये सोर्स कोड वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखेगा, पाइथन में लिखेगा, सी में लिखेगा, किसी ना किसी लैंग्वेज में लिखेगा। अब आप मुझे बताइए, आपके कंप्यूटर का जो सीपीयू है, यही है ना आपके कंप्यूटर का ब्रेन? यस, हमारे कंप्यूटर का सीपीयू ही हमारे कंप्यूटर का ब्रेन है। और क्या आपके कंप्यूटर के सीपीयू को दुनिया की 1000 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से एक भी लैंग्वेज समझ में आती है? एक भी नहीं आती है। ना उसे जावा आती है, ना उसे सी आती है, ना उसे पाइथन आती है। तो जो कोड आपने लिखा है वो बाइनरी में तो कन्वर्ट होगा ना, तभी वो सीपीयू तक जाएगा। और आपके लिखे गए कोड को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए दुनिया की हर लैंग्वेज के पास एक सॉफ्टवेयर होता है। नहीं, इसको थोड़ा मैं जनरल लिखूंगा नवीन, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेटर। दुनिया की हर लैंग्वेज के पास एक सॉफ्टवेयर होता है जो ट्रांसलेट करता है। यानी क्या ट्रांसलेट करता है? आपके लिखे गए सोर्स कोड को ये ट्रांसलेटर कन्वर्ट करता है इनटू बाइनरी कोड। और क्या बाइनरी कोड सीपीयू को समझ में आता है? जी, बाइनरी कोड सीपीयू को समझ में आता है। हर लैंग्वेज में एक ट्रांसलेटर होगा
जो आपके लिखे गए स्टेटमेंट को कन्वर्ट करेगा इनटू बाइनरी। जैसे आप मुझे बताइए एज अ ह्यूमन, नॉट एज अ प्रोग्रामर, एज अ ह्यूमन, क्या आप बता सकते हैं ये मैंने क्या लिखा है? तो आप बोलोगे हाँ सर, ये आपने 2+3, नहीं मैं सॉल्व करने को नहीं बोल रहा हूं, ये तो आपने सॉल्व कर दिया। नवदीप, मैंने ये नहीं पूछा 2+3 का आंसर क्या है, मैंने पूछा व्हाट इज 2+3। तो आप बोलोगे सर आपने ये एक 2+3 मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन लिखा है। ये बोल सकता हूं ये एक मैथ्स का इंस्ट्रक्शन है ना। हम इंसानों को समझ में आ रहा है कि ये गणित है, हमारे सीपीयू को नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या है। उसके लिए 2+3 नॉनसेंस है, जब तक ये 2+3 किस में कन्वर्ट ना हो जाए, जब तक ये 2+3 कन्वर्ट ना हो जाए मशीन कोड या बाइनरी कोड में। तो कोई तो होना चाहिए ना इंटरमीडिएट सॉफ्टवेयर जो इस सोर्स कोड को उठाएगा और बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। उस सॉफ्टवेयर को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेटर। ओके, अब दुनिया में कई तरह के ट्रांसलेटर हैं, बट दो सबसे पॉपुलर ट्रांसलेटर्स होते हैं। एक होता है कंपाइलर और एक होता है इंटरप्रेटर। World has two types of translator. One is known as compiler, other one is known as interpreter. दोनों का काम करने का मैकेनिज्म बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन एंड रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम है। आई रिपीट माई वर्ड्स, दोनों का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है, पर एंड रिजल्ट ऑलमोस्ट, गौर करिएगा, एग्जैक्ट नहीं, ऑलमोस्ट सेम है। आपको लगेगा क्या डिफरेंस है सर कंपाइलर और इंटरप्रेटर में? समझिए, जब कंपाइलर आपके प्रोग्राम को पढ़ता है, पूरे प्रोग्राम को एक बार में उठा लेता है, एक ही बार में कन्वर्ट कर देता है उसको इनटू बाइनरी कोड। इसका मतलब अगर मेरे प्रोग्राम में 15 लाइनों का कोड है, तो क्या कंपाइलर 15 की 15 लाइनों को बाइनरी में एक ही बार में कन्वर्ट कर देगा? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल कर देगा एक ही बार में। राइट, ये कंपाइलर का स्टाइल होता है, बिल्कुल कर देगा एक ही बार में। कंपाइलर एक ही बार में पूरी 15 लाइनें उठाएगा और उसे कन्वर्ट कर देगा इनटू बाइनरी। लेकिन जब बात इंटरप्रेटर की आती है, इंटरप्रेटर कहता है मैं एक बार में पूरा कन्वर्ट नहीं करूंगा, मैं एक लाइन उठाऊंगा, कन्वर्ट करूंगा, रन करवाऊंगा। इसलिए मैंने ऑलमोस्ट वर्ड बोला था। कम कोड की एक लाइन उठाऊंगा, कन्वर्ट करूंगा, रन करूंगा, दूसरी लाइन उठाऊंगा, कन्वर्ट करूंगा, रन करूंगा। इसका मतलब इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चलता है। यस, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चलता है। इसको समझने का बेस्ट एग्जाम्पल, मैं आपके सामने एक न्यूज़पेपर रखता हूं इंग्लिश का, और मैं आपको बोलता हूं ये इंग्लिश का न्यूज़पेपर में जो हेडलाइन है इसको पढ़ो, पूरी न्यूज़ पढ़ो और मेरे को हिंदी में समझाओ। बताना जरा ये न्यूज़ क्या कह रही है। तो आप मुझे दो तरह से इस न्यूज़ को समझा पाएंगे। एक तरीका, आप पूरी न्यूज़ पढ़ लें और मुझे एक बार में उसको हिंदी में कन्वर्ट करके समझा दें। दिस इज यू आर वर्किंग लाइक अ कंपाइलर। दूसरा तरीका, आप एक एक लाइन पढ़ें और मुझे एक एक लाइन समझाएं। दिस यू आर वर्किंग लाइक हुम, एक एक लाइन इंग्लिश की पढ़ें और उसे हिंदी में कन्वर्ट करें। दिस यू आर वर्किंग लाइन इंटरप्रेटर। अब आप मुझे बताइए स्पीड वाइज कौन फास्ट होता होगा, कंपाइलर के इंटरप्रेटर? वेरी गुड, स्पीड वाइज कंपाइलर फास्ट होता है ना। लेकिन बनाना किसको आसान है? बनाना आसान है इंटरप्रेटर को। इंटरप्रेटर बहुत इजी वे में बन जाता है कंपेयर टू कंपाइलर। कंपाइलर को बनाना डिफिकल्ट होता है, बट स्पीड उसकी फास्ट होती है। अब बार बार मैं सी का नाम ले रहा हूं, सी लैंग्वेज यूज करती है कंपाइलर। पीएचपी जिसको मैंने बताया, जिसमें बहुत वेबसाइट्स 90s के एरा में बनती थी, वो यूज करती है इंटरप्रेटर। बट हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दोनों यूज होते हैं। कौन दोनों यूज होते हैं? कंपाइलर भी यूज होता है, इंटरप्रेटर भी यूज होता है। और ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो मैं अगले लेक्चर में दूर करूंगा। बहुत सारे लोग आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि पाइथन में इंटरप्रेटर होता है, कंपाइलर नहीं होता है। ये स्टेटमेंट गलत है। पाइथन में कंपाइलर होता है, लेकिन वो प्रोग्रामर से छुपा रहता है। प्रोग्रामर को नहीं दिखता कि वो कंपाइलर से इंटरेक्ट कर रहा है। पाइथन का कंपाइलर बैकग्राउंड में काम करता है। हमें ऐसा लगता है पाइथन में सिर्फ इंटरप्रेटर है, बट द रियलिटी इज पाइथन में कंपाइलर होता है। और तो और पाइथन का कंपाइलर बाइट कोड बनाता है, बाइनरी कोड नहीं बनाता है। अब ये बाइट कोड क्या है, ये आप में से कुछ लोग पहचान गए होंगे, लेकिन आप में से बहुत सारे बिगनर्स हैं। मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा ये बाइट कोड का मतलब क्या होता है। इंटरप्रेटर इज फास्टर और कंपाइलर, नवदीप कंपाइलर इज फास्ट। कंपाइलर बहुत फास्ट होता है एज कंपेयर टू इंटरप्रेटर। यही तो कारण है कि सी सी प्लस प्लस पाइथन से फास्ट है। सुना है आपने ये स्टेटमेंट कि स्पीड वाइज सी सी प्लस प्लस आर वेरी फास्ट? सुना है ना। वो इसीलिए फास्ट हैं क्योंकि वो कंपाइल्ड लैंग्वेजेस हैं। दे मेक यूज ऑफ कंपाइलर। हर वो लैंग्वेज जिसमें कंपाइलर होगा
वो करस्पॉन्डिंग इंटरप्रेटेड लैंग्वेज से फास्ट होगी। हाँ, कुछ कुछ जेवीएम जैसा होता है नमन, बताऊंगा मैं अगले लेक्चर में, डिटेल में बात करेंगे। तो अभी बस शॉर्ट एंड स्वीट जवाब ये है, पाइथन में कितने ट्रांसलेटर हैं? पाइथन में दो ट्रांसलेटर हैं। दिखते हैं दोनों? नहीं, दिखते नहीं है, दिखता एक है। फिर हम ये भी प्रूफ करेंगे कि सर फिर मैं कैसे प्रूफ करूंगा कि दो ट्रांसलेटर है जब दिखता ही एक है? वो भी मैं प्रूफ करवाऊंगा आपको। बट डू रिमेंबर, पाइथन हैज टू ट्रांसलेटर, बस कंपाइलर अपन से हिडन रहता है, तो अपन को पता नहीं चलता है कि हमारे कोड में कंपाइलर भी काम कर रहा है और हमारे कोड में इंटरप्रेटर भी काम कर रहा है। यहां तक क्लियर? बिल्कुल, पीवीएम जेआईटीसी सब होते हैं, बताऊंगा। एक लेक्चर रुकिए, थोड़ा टेक्निकलिटी में आगे जाएंगे अपन, बट अभी के लिए बस इतना याद रखिए, पाइथन में दो ट्रांसलेटर होते हैं। देन आता है पाइथन एक क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि अगर मैं एक पाइथन डेवलपर हूं और मेरे पास विंडोज का लैपटॉप है और मैंने कोई पाइथन में गेम बनाया विंडोज पे, और मैं ये गेम किसी ऐसे कस्टमर को दे रहा हूं जिसके पास मैक है, तो हम दोनों का ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग है। हाँ, बिल्कुल अलग अलग है। और प्रोग्रामिंग की दुनिया में ऑपरेटिंग सिस्टम को ही प्लेटफॉर्म बोलते हैं। यस, प्रोग्रामिंग की दुनिया में ओएस और सीपीयू, इनके कॉम्बिनेशन को बोलते हैं प्लेटफॉर्म। अब अगर कोई लैंग्वेज ये कहती है कि वो विंडोज प्लेटफॉर्म पे बनने के बाद भी मैक प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोग्राम को रन करवा देगी, लिनक्स पे रन करवा देगी, किसी भी प्लेटफॉर्म पे करवा देगी, तो अपन बोलते हैं वो लैंग्वेज कैसी हो गई? अपन बोलते हैं वो लैंग्वेज अपने आप में हो गई क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। सो पाइथन इज व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज? Python is also a cross-platform language. What does this mean? This means कि आप Python में कोड लिखिए विंडोज पे, रन कराइए मैक पे, Python को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गेस करिए, जो लैंग्वेजेस क्रॉस प्लेटफॉर्म नहीं होती होंगी, उनका प्रोग्राम अगर विंडोज पे बना है तो विंडोज पे ही चलेगा। यस, उनका प्रोग्राम अगर विंडोज पे बना है तो विंडोज पे ही चलेगा। बट पाइथन उन लैंग्वेजेस में है जो इस बैरियर को तोड़ती है। पाइथन का कोड बने किसी पे भी, रन आप किसी पे भी उसको कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस प्लेटफॉर्म नेचर ऑफ पाइथन। इज दिस क्लियर? चलें आगे। नेक्स्ट, पाइथन एक एक्सटेंसिबल लैंग्वेज है। अब सवाल है सर एक्सटेंसिबल का क्या मतलब है? आप बताइए मुझे, क्या सी सी प्लस प्लस आर वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू हार्डवेयर इंटरेक्शन? डू यू एग्री विद मी? है ना? आप पाइथन की पावर देखिए, पाइथन हार्डवेयर से बात नहीं कर सकती, पाइथन को हार्डवेयर से बात करना नहीं आता है, पर पाइथन में यह पावर है कि आप अपने पाइथन कोड को सी के कोड के साथ कनेक्ट करके सी से हार्डवेयर इंटरेक्शन करा के उसका रिजल्ट पाइथन पे ला सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, अ पाइथन प्रोग्राम कैन टॉक टू अ जावा प्रोग्राम, इट कैन टॉक टू अ सी सी प्लस प्लस प्रोग्राम। और जब किसी लैंग्वेज में ये एबिलिटी आ जाती है कि वो अलग अलग लैंग्वेजेस से कम्युनिकेट कर सकती है, तो हम क्या बोलते हैं? लैंग्वेज क्या हो गई? लैंग्वेज एक्सटेंसिबल हो गई। आपने ये तो सुना होगा कि हम सी में बैठकर सी के फंक्शंस कॉल कर रहे हैं, जावा में बैठकर जावा के फंक्शंस कॉल कर रहे हैं, बट पाइथन इज वन स्टेप अहेड। सिटिंग इनसाइड अ पाइथन कोड, you can communicate with a C program, with a JavaScript program, with many other language program। और ये नेचर ही पाइथन को सूटेबल बनाती है फॉर बैकएंड डेवलपमेंट, कि हम बैकएंड में कुछ पार्ट पाइथन में करेंगे, और जिस पार्ट में पाइथन अच्छी नहीं है, पाइथन स्पीड में अच्छी नहीं है, तो जिस पार्ट में पाइथन अच्छी नहीं है वो पार्ट हम किसी और लैंग्वेज से करवा लें। दैट इज वी से पाइथन इज एन एक्सटेंसिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। गॉट द पॉइंट? बात समझ आई? है ना? वेरी गुड। नेक्स्ट, लास्ट फीचर पाइथन का, ह्यूज लाइब्रेरी। आज 2025 में यू वोंट बिलीव, पाइथन के पास 6,14,339 बिल्ट इन पैकेजेस हैं। अगर आपको लग रहा है सर व्हाट इज अ पैकेज? अ पैकेज इज सिंपली अ कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड कोड्स। तो पाइथन की टीम ने, और ये तो सिर्फ पाइथन ने आपको दिए हैं, और आप पूरे इंटरनेट पे ढूंढेंगे, थर्ड पार्टीज ढूंढेंगे, तो बहुत सारी बनी बनाई लाइब्रेरीज और बने बनाए फंक्शंस मिलेंगे। तो पाइथन में यू थिंक ऑफ अ रिक्वायरमेंट और आपको उस रिक्वायरमेंट की कोई ना कोई लाइब्रेरी मिल जाएगी। जैसे पाइथन में स्पीच टू टेक्स्ट आप एक लाइन में कर सकते हैं। स्पीच टू टेक्स्ट समझ रहे हैं? मैं कुछ बोलूं और सॉफ्टवेयर उसको कन्वर्ट कर दे टेक्स्ट में। चैट जीपीटी में है ये फीचर। आप चैट जीपीटी का, वेरी गुड, आप चैट जीपीटी का ऑडियो वाला पार्ट ऑन करके कुछ बोलेंगे तो उसे टेक्सचुअल में कन्वर्ट कर देगा। राइट? अब सोचो ये कोड अगर कभी सी में लिखने बैठे, अपन किसी और लैंग्वेज में लिखने बैठे, तो कम से कम 100-150 लाइनों का कोड बनेगा। पाइथन में आप इसको मुश्किल से 1 या 2 लाइन में बना लेंगे, क्योंकि इसकी बिल्ट इन लाइब्रेरी अवेलेबल है। इसलिए भी पाइथन में एआई इतना इजी पड़ता है, क्योंकि एआई में बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड टास्क हैं जिनका आपको कोई लॉजिक नहीं लिखना,
वी हैव बिल्ट इन फंक्शंस एंड लाइब्रेरीज फॉर दैट, और हम उसे डायरेक्टली अपने कोड में कर सकते हैं यूज। यस, वी हैव एजेंट्स फॉर वॉइस चैट, वी हैव एजेंट्स फॉर डेवलपिंग ग्राफ्स। बहुत सारी चीजें आप पाइथन में मिनिमम अमाउंट ऑफ कोड से कर सकते हैं, एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू दीज पैकेजेस। जावा में जैसे बाइट कोड होता है वैसे इसमें भी होता है, हाँ बिल्कुल होता है। बस आप एक लेक्चर रुक जाइए, एक लेक्चर बाद में पूरी वर्किंग समझाऊंगा आपको कि पाइथन इंटरनली काम कैसे करती है। ओके, क्लियर? तो आपको वॉइस रिकॉग्निशन करना है, डेटाबेस प्रोग्रामिंग करनी है, ईमेलिंग करनी है, सारी एक्टिविटीज के लिए वी हैव पाइथन लाइब्रेरीज एट आवर सर्विस।